नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच द एमटीए स्पीक्स। आज हम दिल्ली की राजनीति के उस बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित और बहुस्तरीय फैसले पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी, राजनीतिक और संस्थागत बहस को तेज कर दिया है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 13 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह वही मामला है जिसने पिछले 2 साल में दिल्ली की सत्ता में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी टकराहट पैदा की, केंद्र और राज्य के बीच असाधारण तनाव पैदा किया और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गहरे सवालिया निशान लगाए। पूरे विवाद की जड़ वर्ष 2021-22 की नई आबकारी नीति को लेकर थी। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि पुरानी व्यवस्था में सरकारी दुकानों के कारण प्रतिस्पर्धा सीमित थी, उपभोक्ता के विकल्प कम थे और राजस्व पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा था। नई नीति के तहत दिल्ली को कई जोन में बांटकर निजी कंपनियों को लाइसेंस देने, थोक और खुदरा बिक्री की संरचना बदलने और लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक व्यावसायिक बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार का तर्क था इससे राजस्व में वृद्धि होगी, शराब माफिया पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। शुरुआती आंकड़ों को लेकर सरकार ने दावा किया कि राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन विपक्ष तब की भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही इस नीति को निशाने पर ले लिया। आरोप लगाए गए कि नीति के कुछ प्रावधान अंतिम समय में बदल दिए गए। कथित तौर पर लाइसेंस फीस में छूट दी गई, सुरक्षा जमा राशि में संशोधन हुआ और कुछ निजी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए शर्तों में बदलाव कर दिया गया। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ की रिश्वत ली गई और उस धन का इस्तेमाल चुनावी गतिविधियों में किया गया। मामला बढ़ा तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद एंट्री होती है सीबीआई की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच प्रारंभ कर दी। जांच के दौरान कई कारोबारी, अधिकारी और राजनीतिक व्यक्ति जांच के घेरे में आए। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने इस मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। बाद में अरविंद केजरीवाल तक को गिरफ्तार कर लिया गया। बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल लगभग 154 दिनों तक जेल में रहे, जबकि मनीष सिसोदिया को करीब 530 दिन का कारावास झेलना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया और कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर भाजपा का कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई। संसद से लेकर सड़क तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र बनाम दमन की लड़ाई बताया, जबकि भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार बनाम जवाबदेही का मुद्दा बनाया। कई विपक्षी दलों ने एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा। वहीं सरकार ने बार बार कहा कि जांच स्वतंत्र है और अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के यानी निचली अदालत के फैसले ने इस पूरे प्रकरण को नया मोड़ देने का काम किया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि के लिए ठोस, प्रत्यक्ष और विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं। केवल परिस्थितिजन्य अनुमान, कथित बयान या अपुष्ट आर्थिक लेन देन के आधार पर किसी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि संदेह का लाभ आरोपी को मिलना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत है। इसी आधार पर केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या यह फैसला
केंद्र सरकार और विशेषकर सीबीआई के लिए झटका है। विपक्ष का कहना है कि जब इतनी व्यापक जांच, छापेमारी, गिरफ्तारियां और लंबी हिरासत के बाद भी अदालत में आरोप सिद्ध नहीं हो सके तो यह जांच एजेंसियों की कमजोरी या लापरवाही को दर्शाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे सीबीआई की चार्जशीट की कथित कमियों से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि साक्ष्य मजबूत होते तो निचली अदालत में मामला टिकता। दूसरी ओर सरकार समर्थक पक्ष यह कह रहे हैं कि निचली अदालत का फैसला अंतिम सत्य नहीं है। जटिल आर्थिक अपराध में साक्ष्य की व्याख्या अलग अलग न्यायालयों में भिन्न हो सकती है। अब सूत्रों का कहना है कि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेगी। यदि अपील होती है तो उच्च न्यायालय निचली अदालत के आदेश और साक्ष्यों की पुनर्समीक्षा करेगी। ऐसे में यह कहना कि मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया है अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक और अहम बहस यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में जल्दबाजी की गई। विपक्ष का आरोप है कि गिरफ्तारी का समय राजनीतिक कैलेंडर से जुड़ा था और इसका उद्देश्य चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करना था। समर्थकों का तर्क है कि यदि आरोप इतने ठोस थे तो अदालत में क्यों नहीं टिके। वहीं जांच एजेंसियों का पक्ष है कि गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के अनुरूप और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के मानदंड अलग अलग होते हैं। गिरफ्तारी के लिए प्राथमिक साक्ष्य पर्याप्त हो सकते हैं, जबकि दोष की सिद्धि के लिए संदेह से परे प्रमाण आवश्यक हैं। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल का भावुक होना भी चर्चा का विषय बना है। अदालत के आदेश के बाद उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। समर्थकों ने इसे लंबे संघर्ष, कारावास और मानसिक दबाव के बाद की स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया बताया। आलोचकों ने इसे राजनीतिक सहानुभूति अर्जित करने के प्रयास के रूप में देखा। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया को राजनीतिक रणनीति करार देना तभी उचित होगा जब उसके समर्थन में ठोस प्रमाण हो। लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतीक और भावनाएं अक्सर जनसाधारण को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जाता है, परंतु उसके पीछे की वास्तविक मंशा का आकलन सावधानी से किया जाना चाहिए। यह पूरा प्रकरण भारतीय लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन की परीक्षा भी है। क्या हमारे देश की जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? क्या नीति निर्माण में प्रशासनिक चूक को आपराधिक षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, या फिर अदालत का यह फैसला साक्ष्य की तकनीकी व्याख्या का परिणाम है? इन प्रश्नों के उत्तर संभवतः उच्च न्यायालय में होने वाली संभावित सुनवाई के बाद और अधिक साफ तरीके से हमें मिलेंगे। राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला हम कहें तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। वे इसे अपनी नैतिक विजय के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और समर्थकों को यह संदेश दे सकते हैं कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सत्य की जीत हुई। वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण क्षण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे एजेंसियों की कथित विफलता के रूप में प्रचारित और प्रसारित करेगा। लेकिन यदि हाईकोर्ट में अपील होती है और मामला फिर कानूनी कसौटी पर कसा जाता है तो राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यह मामला केवल एक आबकारी नीति का विवाद नहीं है, यह भारतीय राजनीति में जवाबदेही, एजेंसियों की विश्वसनीयता, न्यायिक प्रक्रिया और जनसाधारण की जटिल परतों का मिश्रण है। निचली अदालत का फैसला एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आप देख रहे थे मेरा विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण मेरे YouTube मंच द एमटीए स्पीक्स पर। हमारा प्रयास होता है तथ्यों, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और कानूनी आयामों को संतुलित तरीके से आपके सामने रखने का। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यानी मनोज टिब्बड़ेवाल आकाश को दीजिए इजाज़त। कल मैं फिर मिलूंगा इसी जगह, इसी मंच पर एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक धन्यवाद।